बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। भारतीय मीडिया में मातम है, भारत की जो पॉलिटिकल एलीट है वो परेशान है, भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी नींदें हराम है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा और तगड़ा फैसला किया है, और वो फैसला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे का दर्जा दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की जो आप ये समझें कि जो मईशत है फ्यूचर में, वो उसकी रीढ़ की हड्डी की एक हैसियत रखेगी, क्योंकि यहाँ से सी पैक पाकिस्तान में दाखिल होगा, चाइना इस तरफ से अपना माल लेकर आएगा, और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ईरान और अफ़गानिस्तान के रस्तों से कुछ शाहराएँ पाकिस्तान में दाखिल होंगी, और ये सारी बलूचिस्तान पहुँचेंगी और वहाँ से होती हुई गवादर की बंदरगाह तक पहुँच जाएंगी। कराची और गवादर की दो बंदरगाहें पाकिस्तान की मकबूल तरीन और इस पूरे खित्ते की सबसे मसरूफ़ तरीन बंदरगाहें होंगी, ख़ासतौर पर गवादर। और इसके अलावा इसी कोस्टल बेल्ट के ऊपर दो मज़ीद बंदरगाहें भी मुस्तकबिल में बनाने के ऊपर गौर किया जा रहा है। उरमाड़ा के करीब एक बहुत ही खूबसूरत एक इलाका बनाया जाएगा, जहाँ पे 5 स्टार होटल्स होंगे, जो बहुत खूबसूरत एरिया होगा, और वो इस खित्ते का ग्रीन वाटर, यानी जो सी ग्रीन वाटर होता है, बहुत खूबसूरत जो बीचेस होते हैं, वो दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस में से एक बीच होगा, जहाँ पे डेवलपमेंट का काम फ्यूचर में शुरू किया जाएगा। तो पाकिस्तान पूरा का पूरा ही बदलने जा रहा है, और ये सब चीज़ें तब्दील हो रही हैं। और ये जो शुरू होगा ये गिलगित बल्तिस्तान से होगा, वहाँ टॉप से, ऊपर से। गिलगित बल्तिस्तान पे इंडिया की बड़ी पुरानी नज़र है, और इंडिया गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानता नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग और वहाँ के जो फौजी हैं वो बड़े बेमिसाल हैं, यानी पाकिस्तान के जो बेहतरीन सोल्जर्स हैं, कहा जाता है, जो अपनी जिस्मानी सलाहियतों में बेमिसाल हैं, पाकिस्तान के हर इलाके से हैं, लेकिन ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के हवाले से मैंने सुना है कि उनके शूटर्स, उनके सोल्जर्स और बड़ी फ़ौज के अंदर उनकी खिदमात वो बड़ी गरां कदर हैं, बड़ी शानदार हैं। और एक तो क्योंकि वो ऐसे इलाकों से आते हैं जहाँ बहुत दूर तक आपको देखना होता है, जहाँ बहुत दूर तक आपको पैदल चलना होता है, ट्रैवल करना होता है, तो वो बॉर्न सोल्जर्स हैं, पैदाइशी फ़ौजी हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ बड़े शानदार तरीके से जुड़े हैं, पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। हमारे शहरों में जो है वो हमें अगर कोई गिलगित बल्तिस्तान का नौजवान मिले तो हम महसूस करते हैं उससे बात करते हुए कि उसको अपने खित्ते और अपने मुल्क से कितना प्यार है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो अब पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा है। थोड़े दिन पहले आर्मी चीफ ने मुलाकात की थी अपोजिशन से, जो पार्लियामानी लीडर्स हैं, उनको ये बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, बाकायदा एक सूबा होना चाहिए। तो इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एग्री किया था। पीपल्स पार्टी और PMLN ने कहा कि जी इसको आप इलेक्शन के बाद बना दें, उनकी तजवीज़ है, और बात ठीक भी लगती है उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलेक्शन भी होने वाला है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान का बाकायदा एक ऐसा सूबा होगा कि जो पंजाब की तरह, सिंध की तरह, बलूचिस्तान की तरह, खैबर पख्तूनख्वा की तरह पनप सकेगा, और उसकी तरह उसके ऊपर सारे हुकूक उनको हासिल होंगे। अब गिलगित बल्तिस्तान में ये जल्द ये चीज़ हो जाएगी। इंडिया का मामला ये था कि इंडिया गिलगित बल्तिस्तान पे एक अटैक भी प्लान कर रहा था माजी में, क्योंकि उसको पता है कि यही वो खित्ता है जहाँ से सी पैक चलेगा और चाइना सुपर पावर बनेगा, और पाकिस्तान इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशरी होगा। पाकिस्तान अमीर तरीन होता चला जाएगा, इस खित्ते के तगड़े ममालिक में पाकिस्तान का शुमार हो जाएगा, और भारत का ख्वाब फिर कभी पूरा नहीं होगा पाकिस्तान को तोड़ने का, क्योंकि गुर्बत में ही लड़ाई होती है, आपस में भी होती है। तो अगर आपके पास पैसा है, अमारत है, तो फिर लोग एहतजाज नहीं करते, आपस में लड़ते नहीं हैं, बेहतरी आ जाती है, खुशहाली आ जाती है। तो भारत को यह पता था कि यह गेम चेंजर है, और गिलगित बल्तिस्तान से ये चीज़ शुरू होगी। तो इससे पहले कि भारत गिलगित बल्तिस्तान में कोई शरारत करता, जिसकी वो तैयारी कर रहा था, सड़कें और स्ट्रक्चर्स बना के, दिफाई स्ट्रक्चर्स बना के, चीन ने भारत को एंगेज कर लिया अप्रैल और मई 2020 में। इससे पहले कि भारत कोई शरारत करता, चीन ने लद्दाख में भारत को एंगेज कर लिया 2020 के मई के आगाज़ में। तो भारत वहाँ पे एंगेज हो गया, और जो वो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। उसके बाद पाकिस्तान ने और चीन ने मिलकर दियामिर भाषा डैम की बुनियाद रखी, जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा जी मुतनाज़ इलाका, आप डैम क्यों बना रहे हैं भाई, हमारा मुल्क है, हम जो मर्जी बनाएं। तो फिर अब हमने डैम वहाँ पे बना दिया। इसी तरह एक डैम पाकिस्तान जो है वो कोआला पे भी बना रहा है, जो कश्मीर में, और भारत को उस पर भी बहुत एतराज़ है, लेकिन पाकिस्तान बनाएगा, और वो भी चीन के साथ मिलकर बना रहा है। तो बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, एक सिंबॉलिक वैल्यू है, एक बहुत बड़ी अहमियत है इन दो डैम्स के बनने के पीछे।
अब मामला ये हुआ है कि भारत को बहुत तकलीफ हो रही है इस बात से कि ये गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए भारत ने एक और फैसला किया है। वो जो भारत ने नया फैसला किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये खबर है द प्रिंट की, और वैसे ये द प्रिंट की खबर है जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अपग्रेड ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज लिंक्ड टू द इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। इंडिया चाइना की जो टेंशन है इससे ये लिंक कर रहे हैं। पाकिस्तान जो एमर्ज कर रहा है या अपग्रेड कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस को और अपने साथ उसको जोड़ने जा रहा है। द इंक्लूजन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इनटू पाकिस्तान लीगलाइज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्टिविटी इन द रीजन एंड अलाउज ग्रेटर चाइनीज इंटरेस्ट। वो ये कह रहे हैं कि चाइना का जो ये सी पैक का जितना मनसूबा है, इंडिया अगर इसको दुनिया की अदालतों में या कहीं लेकर जाता है कि ये मुतनाज़ इलाकों से गुजर रहा है, तो जब पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा बना लेगा तो ये लीगलाइज हो जाएगा। इसकी एक लीगल वैल्यू हो जाएगी कि पाकिस्तान के एक सूबे में से, एक प्रोविंस के अंदर से गुजर रहा है सी पैक, तो इंडिया को क्या तकलीफ है? तो फिर उनका वो मुकदमा जो है वो मजबूत नहीं रहेगा, इंडिया इस पर फारिग हो जाएगा। तो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने फाइनली एक सूबा बनाने का फैसला कर लिया और ये अनकरीब हो जाएगा। अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया की मजबूरी आप समझिए, उनके हालात आप समझिए कि इस वक्त क्या है। एक तो इंडिया के ऊपर जो है वो कर्जा भी है और इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत बुरी है। इवन चाइना के पैसे उनके बहुत सारे देने हैं और चाइना के साथ ही वो लड़ाई भी कर रहे हैं। तो ये आर्मी कुड इंडक्ट अनदर डिवीजन ऑफ ट्रूप्स इन ईस्टर्न लद्दाख एज चाइना कंटिन्यूज बिल्डअप। वो कह रहा है कि इंडियन आर्मी जो है वो एक और डिवीज़न लगा सकती है ईस्टर्न मशरकी लद्दाख के इलाकों में, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी बिल्डअप्स करता जा रहा है और अपनी चीज़ें बनाता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। चाइना जो है वो बाज नहीं आ रहा। ये द प्रिंट ने लिखा है और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर लिखा गया है कि चाइना इज़ लर्न टू हैव नॉट ओनली कंटिन्यूड विद ट्रूप बिल्डअप बट ऑल्सो ब्रॉट इन हैवियर कैलिबर वेपन्स विद लॉन्गर रेंजेस at certain line of actual control locations including the north east। वो कह रहे हैं कि शुमाल मशरिक के अंदर चाइना जो है वो इस वक्त लगातार ना सिर्फ अपने फौजियों के लिए बिल्टअप्स कर रहा है बल्कि वो लेकर आ रहा है हैवी हथियार, और वो हथियार जो ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मार सकते हैं, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ चाइना करता चला जा रहा है। तो इसलिए इंडिया को यहाँ पे एक डिवीज़न फ़ौज मजीद भेजनी पड़ेगी। ये न्यू दिल्ली से रिपोर्ट हुआ है। अब अगर भारत यहाँ पे एक डिवीजन फौज और भेजता है तो भारत की सिचुएशन क्या होगी? एक तो कश्मीर में भारत की बहुत बुरी हालत है। कश्मीर के अंदर भारत जो है वो जुल्म और बर्बरियत का उसने बाजार गर्म किया हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो सिचुएशन जो है वो कश्मीर में ऐसे है कि अब थोड़े दिन पहले जो एक वाकया हुआ शोपियां में और वहाँ पर 3 नौजवानों को कत्ल किया गया, उसके बाद सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है और कश्मीर के लोग सरापा एहतजाज हैं और वो आवाज़ उठा रहे हैं जुल्म के खिलाफ। 3 नौजवान हैं, तीनों आपस में कज़न हैं और ये तीनों जो हैं वो जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी में मजदूरी जो है वो करते थे। मजदूर टाइप नौजवान थे। इनका कोई किसी किस्म की लड़ाई से या किसी किस्म के मामले से, कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं था। मोहम्मद अबरार 17 साल था, इम्तियाज़ अहमद 21 साल और इब्रार अहमद जो है वो 25 साल। ये 3 नौजवान थे और इन तीनों को एक मुबैना जाली मुकाबले के अंदर जो है वो भारतीय फ़ौज ने इनको शहीद कर दिया। और भारतीय फ़ौज के ऊपर जो इंक्वायरी हुई है उसमें अब साबित हो रहा है कि इन्होंने अपने तजावज़ किया अपने इख्तियारात से और गलत तरीके से इन नौजवानों को कत्ल किया गया। उनके वालिदैन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी लाशें तो कम से कम वापस की जाएँ, क्योंकि जिस इलाके में शोपियां में इनका कत्लेआम किया गया, इनको शहीद किया गया, वहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक कंटोनमेंट का कब्रिस्तान है बारामूला में, वहाँ ले जाके उनको दफन कर दिया गया और माँ बाप को लाशें भी नहीं दी गई। तो ये फ्रस्ट्रेशन है भारतीय फ़ौज की। भारतीय फ़ौज कश्मीर में नाकाम हो रही है। जो असल में वहाँ पे मुजाहिदीन मौजूद हैं उनका मुकाबला नहीं कर पा रही, आम लोगों को पकड़ पकड़ के शहीद कर रही है। और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है जो बता रही है कि वो नाकाम हो रहे हैं और जाली कार्रवाइयाँ करके अपनी कामयाबी का ढोल पीटना चाहते हैं। और जब कश्मीर के अंदर से भारतीय फ़ौज का एक चंक निकल के लद्दाख में जाएगा और बाकी इंडिया के अंदर से जहाँ जहाँ से आप फ़ौज निकालते हैं वहाँ पे फिर आपको डैमेज होता है। और पाकिस्तान जो है वो बड़ा कमिटेड है कश्मीरियों को लेकर और कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद को लेकर। तो ऐसे में भारत को यहाँ पे भी बहुत बड़ा खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। मुजाहिदीन से उनका मुकाबला चल रहा है। दूसरा, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर या प्रिंट की जो खबर है मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, उसमें एक डिवीज़न फ़ौज मज़ीद भिजवाने का भारत ने फैसला किया, क्योंकि चीन वहाँ पे बड़ी हैवी एक्टिविटीज़ कर रहा है। ये जो एक डिवीज़न फ़ौज होती है इसमें लगभग, वैसे पूरी दुनिया में 10 से 15 हज़ार फ़ौजी होते हैं
और इसको एक मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर जो है वो गालिबन इसको लीड कर रहा होता है। और इसमें 3 से 4 ब्रिगेड इसमें होती हैं, 3 से 4 ब्रिगेड्स होती हैं। लेकिन भारत के अंदर ये लगभग 12,000 फौजी होंगे, जो एक डिवीज़न मज़ीद बढ़ाई जाएगी। तो 12,000 फौजी जब बढ़ जाएंगे तो भारत के अखराजात पता कितने बढ़ेंगे। भारत के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा इकॉनमी पे दबाव है, और ये जो फौजी अखराजात हैं भारत इनको लंबे अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आगे सर्दी आ रही है, चाइना के पास बहुत पैसे हैं, उन्होंने जदीद तरीन लिबास बनाए हैं, ऐसी वेस्टकोट्स बनाई हैं जो वो नीचे पहनते हैं, जो ना सिर्फ उनको गोलियों से बचाती हैं बल्कि उनको सर्दी से और वेदर से बचाती हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रिक वार्म अप सिस्टम लगे हुए हैं, वो उनको गर्मी उनके जिस्म को प्रोवाइड करती हैं, तो वो उस टेम्परेचर के अंदर बड़ी तेज़ी से मूव कर सकते हैं। उनके पास ऑक्सीजन का निज़ाम है, उनके पास गर्म खाने का निज़ाम है, उनके पास बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास बड़े लाइट वेट हथियार हैं उस जगह के ऊपर, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं, उनके पास जदीद मशीनें हैं वहाँ पे। तो चाइना वहाँ पे मौजूद रहेगा, तो चाइना को बजट का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और चाइना की तरफ से जो टेरेन है, जो रास्ता है जो वहाँ पे आता है, वो सीधा है, वहाँ पे कोई मुश्किल रास्ते नहीं है। इंडिया की तरफ से रास्ते मुश्किल हैं, और इंडियन फौजी जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं, उनके पास जदीद साजो सामान नहीं है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ इस खित्ते में भारतीय फौजियों के लिए डरावना ख्वाब होती हैं, और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो जदीद साजो सामान मुहैया कर सकें, बहुत मुश्किल होता है कि जदीद तरीन कपड़े जैसे चाइनीज़ के पास है वैसे दे सकें, बहुत मुश्किल होता है कि मौसम का मुकाबला कर सकें, बहुत मुश्किल होता है कि गर्म और बेहतर खाना दे सकें, बहुत मुश्किल होता है कि वो उनको वो सारे हथियार और वो इक्विपमेंट दे सकें जिससे वो ना सिर्फ तेज़ी से मूव करें बल्कि ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। और फिर तादाद का ज़्यादा होना अखराजात का ज़्यादा होना होता है। मिसाल के तौर पर ये खबर है मेरे पास, ये द वायर मैगजीन के अंदर खबर छपी है, और इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे बीजिंग जो है वो या चाइना जो है वो एंगेज कर रहा है भारत को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लद्दाख में, तो उसी तरह जो है वो LAC बिकम्स अ कॉस्टली अफेयर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो ज़्यादा महंगा होता चला जा रहा है, इसके अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो अखराजात की डिटेल्स हैं ये पूरा आप निकाल के पढ़ सकते हैं, मैंने आपको इसका लिंक दिखा दिया है। आप द वायर मैगजीन के अंदर जाएँ और जाके आप इसका निकालेंगे कितनी महंगी लड़ाई है जो इंडिया को लड़नी पड़ेगी, और इंडिया के लिए ये कितनी महंगी है, और उसकी इकॉनमी उसका बोझ नहीं उठा सकती है। तो ये बिल्कुल वजाहत के साथ इसमें लिखा है कि 25,000 से 30,000 अगर फौजी वो वहाँ पे रखना चाहते हैं जो पहले से हैं वहाँ पे, तो आप ये 12,000 अगर मज़ीद शामिल करें तो ये तो 40,000 से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे। तो 25,000 फौजियों को अगर इस बुलंदी के ऊपर सर्दियों में यहाँ पे रखना है, ये 250 से 300 किलोमीटर का इलाका है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, और इस सारे के ऊपर अगर पूरी फोर्स के साथ इस फौज को इन्हें यहाँ रखना है तो फिर इनको 100 करोड़ रुपया इंडियन, पाकिस्तान से दुगनी वैल्यू इंडियन पैसे की, तो 100 करोड़ रुपया इनको डेली इनके अखराजात होंगे। 100 करोड़ रुपया रोज़ाना का खर्चा होगा फ़ौज को यहाँ पे इस हाइट के ऊपर रखने में, और वो फिर भी चीन की फ़ौज से कम सहूलतों के साथ वहाँ पे मौजूद होगी और कम फैसिलिटीज़ उनके पास होंगी, लेकिन वहाँ पे वो सिर्फ सस्टेन करने के लिए 20 से 25,000 फौजियों को 250 से 300 किलोमीटर का ये एरिया है यहाँ पे रखने के लिए जो अखराजात हैं वो 100 करोड़ के रोज़ाना के अखराजात हैं। तो भारत की इकॉनमी कैसे इतने बड़े अखराजात उठा सकती है जब कश्मीर में उनको इतना बड़ा खर्चा उठाना पड़ रहा है, जब कोविड-19 ने उनको पूरी तरह तबाह किया हुआ है। 1 लाख के करीब बंदा इंडिया में मरने वाला है, बहुत बुरी सूरत हाल है, उनकी सारी इंडस्ट्री बैठ गई है, उनकी टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही और उनको दुनिया से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। ऐसे में कैसे इंडिया इतना बड़ा बोझ उठा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ हार मानने के अलावा और चुप करके वापस दिल्ली जाके बैठ जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता उनके पास मौजूद नहीं है। भारत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है। अगर वो यहाँ पे हैवी आर्टिलरी लेके आता है, ज़्यादा मशीनें लेकर आता है, एयरफोर्स को एक्टिव करता है, ये एक नई डिवीजन इंक्लूड करता है, तो ये 200 करोड़ रुपया रोज़ाना तक ये खर्चा जा सकता है, दुगना हो सकता है। तो भारत की जो मईशत है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी अगर वो चाइना के साथ ये सर्दियां गुजारने पे बज़िद हुआ तो। और चाइना अब ये करना चाह रहा है कि कम से कम भारत को इन पूरी सर्दियों में इस खित्ते में खड़ा रख के इस बात की सज़ा दी जाए कि आप इस खित्ते में पंगे करते हैं, आप सी पैक के रास्ते में रुकावट डालते हैं, आप अफगानिस्तान में बैठ के दहशतगर्दी को फ़रोग देते हैं, आप चीन के खिलाफ आलमी सतह के ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें भारत कर रहा है तो भारत को उसकी ये कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब जो उसकी एस्टिमेटेड कीमत आ रही है वो 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपया रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सर्दियों में, यानी अब ये शुरू होने वाला है अक्टूबर का महीना, 1 अक्टूबर से आप लगाएं कि ये शुरू हो जाएगा मामला और 30 अप्रैल तक चलेगा।
तो ये जो अगले 6 महीने हैं, ये 6 से 7 महीने, ये इंडिया के लिए बहुत मुश्किल और बड़े महंगे होने वाले हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।